नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। फैक्ट्री वर्कर्स के बाद आज घरेलू मेड कम वेतन के मुद्दे पर सड़कों पर उतर गई। कहा जा रहा है कि नोएडा हिंसा किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। हाई पावर कमेटी ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि यूपी सरकार की ओर से तुरंत पहल के बावजूद आज फिर से प्रदर्शन हुआ है। अगर प्रदर्शन के पीछे कोई है तो उसे सामने लाना और उससे मजदूरों को बचाना भी जरूरी है। मजदूरों के वेतन को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर चर्चा भी बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि नोएडा हिंसा के पीछे सिर्फ कम वेतन है या पर्दे के पीछे कोई है। अचानक इतने सारे मजदूरों तक मैसेज पहुंचाने में ब्रिज का काम किसने किया? क्या लंबे समय तक श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की ओर ध्यान नहीं दिया गया? यह भी एक बड़ा कारण बना। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से उससे सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। देखिए, जो नोएडा में हुआ है उसमें किसी बड़ी और गहरी साजिश की बू आ रही है। कल 2 अकाउंट्स पता चले थे जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। गाड़ी तोड़ेंगे, सब चीज करा गया हो पर पीसफुली करना चाहिए अपनी, उसको इन सब बातों से कोई फायदा तो होता नहीं है। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जितना हमारी सैलरी है पैसे बढ़ेगी और मैं जो वो लोग बोलेंगे हम सब करेंगे। कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। 144 लागू है, कानून का सहयोग करिए। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ऋतुराज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बालचंद्र कांगो जी हैं, नेता हैं सीपीआई के। और हमारे 3 संवाददाता इस वक्त अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। सुमंत कुमार हमारे साथ हैं, अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं और प्रमोद शर्मा हमारे पास है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। सुमंत, आज जो बवाल हुआ है मेड का, क्या उनकी डिमांड थी और इतने लोगों को वहां पर इकट्ठा कैसे किया गया? अपने आप में बेहद हैरान करने वाली घटना है। लेकिन जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि आमतौर पे वो वक्त होता है 8 से 9 के बीच जब सबसे ज्यादा मेड सोसाइटी में आती हैं। तो उस वक्त मेड्स की भीड़ थी। अचानक श्रमिकों का भी एक ग्रुप वहां आया और अचानक हिंसा भड़क गई। ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि जो मेड सोसाइटी में काम कर रही थी उनमें से कई मेड्स पथराव में शामिल पाई गई हैं। उनको सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उनको चिन्हित कर लिया गया है और अब उनकी एंट्री बैन की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच इसी सोसाइटी में काम करने वाली मेड्स जो जिस वक्त क्लियो काउंटी के गेट पे पथराव हो रहा था, ये हमारे साथ साधना है जो उस वक्त इसी सोसाइटी में काम कर रही थी। सीधे प्रत्युष इनसे बात करते हैं। जब आपने बताया कि जिस वक्त बाहर घटना हो रही थी आप सोसाइटी में काम कर रही थी, क्या जानकारी मिली और आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह की घटना हुई ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उस टाइम मैं तो अंदर थे पर वहाँ पर सारे लोग न्यूज देख रहे थे तो बहुत बेकार लगा। इसलिए कितने साल से आप क्लियो काउंटी में काम कर रही हैं? मैं 5 साल से क्लियो काउंटी में काम कर रही हूँ। हाँ जी। क्या आप लोगों के अंदर भी, आपका क्या नाम है? रामा, क्या आपको लगता है कि जो पथराव किया गया, जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी गई, आपको लगता है ये वाजिब है या इस तरह से तनख्वाह बढ़ेगी? नहीं, ये गलत है। ऐसे नहीं तनख्वाह बढ़ेगी। प्यार से बोलोगे तभी तनख्वाह खुद ही बढ़ा देते हैं लोग। अंदर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से रखा जाता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं हम लोग अपने बना के। तो बहुत अच्छे से जब काम करते हैं बहुत अच्छा होता है। ये कौन लोग थे जिन्होंने पथराव कर दिया, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ दी, जिन्होंने आज एकदम अव्यवस्था फैला दी? पता नहीं कौन लोग थे, हैं पर कुछ तो यहाँ काम करने ही वाले हैं पर मैं उन्हें जानते नहीं है। तो कुछ पता चला? ये बड़ी बात सुमन ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये वही हैं जो लोग यहाँ पर काम करती हैं। ये कह रहे हैं कि इनको कोई समस्या नहीं है, समय पर इनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है। तो फिर सवाल ये है कि जो इन लोगों ने यहाँ पर बवाल किया वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आकर बवाल कर रहे थे?
बिल्कुल बिल्कुल, इनसे ही पूछते हैं। प्रत्युष, क्या लगता है आपको कि आपको क्या लगता है कि कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा बवाल किया? पता नहीं कौन लोग थे। क्या उसमें से कुछ ऐसी मेट्स हैं जो रेगुलर यहाँ काम करने के लिए आती हैं और वो लोग भी कुछ शामिल थी? कुछ पता चला घटना के बाद किस से बात हुई आपकी? मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, पर जो लोग हैं थोड़े इसमें वो काम तो यहाँ भी करते हैं। चलिए एक जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं प्रत्युष। ये रेजिडेंट्स कुछ हमारे साथ हैं, ये बताइए कि आप कुछ मोबाइल में फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये कहाँ से सारी मेट्स सोसाइटी के भीतर की थी या बाहर से भी कुछ? जो भी आइडेंटिफाई की गई हैं उनका फोटोज यहाँ पे लगा दिया जाएगा और उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन की जाएगी, क्योंकि जो भी ऐसे लोग जो पथराव कर रहे हैं, जो साथ में काम करके जिनकी वजह से हमें लगे कि आज नहीं कल हमें उनकी वजह से एक ऐसा डर सा लगे, तो हम क्या लगा? आप सोसाइटी में बहुत एक्टिव है, सोसाइटी में मीटिंग्स भी हो रही है, क्या अंदर की ही मेट शामिल है या कुछ बाहर से भी आशंका है आप लोगों की? मुझे ऐसा लगता है कि जो काफी ऐसे फेसेस हैं, ठीक है, ये सोसाइटी में जो आओ है वो फैसला कर रही है कि जो लोग इसमें शामिल है, जिनके चेहरे सीसीटीवी में दिख रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी फोटो वहां पर लगाई जाएगी। मैं अमित भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं। अमित भारद्वाज, इतने लोगों का वहां पर इकट्ठा होना, सवाल है कि ऐसा करने के लिए इन सबको कहा किसने कि जाओ और वहां पर हंगामा करो? देखिए, इस पूरे उसमें करीब कई लोग मुख्य नायिका के रूप में थे। उसमें से अर्चना थी, बबली थी, तो दोनों मेरे साथ में हैं। हाँ। खुशबू, बताइए, आप लीड कर रहे थे उस समय पूरे प्रोटेस्ट को, और क्या है पूरा मसला और कैसे इतना आक्रामक हो गया? क्या मांगे हो गई? एकदम से इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए? पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई? पहले हम लोग ना नॉर्मली मैडम से बात की कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं, ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब सीधा ये बोला कि हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारी नो एंट्री करवा देंगे सबकी, ठीक है। ये ऐसे बोल के तो फिर हम लोग आपस में मेडो से बात हुई है कि हम अंदर नहीं जाएंगे काम करने। तो ये जो जो मैडम है, मैडम ने सीधा कॉल किया, पुलिस को बुलाया। हम काफ़ी लोग थे। कौन मैडम है? जो सोसाइटी की मैडम लोग हैं, इन लोगों ने मतलब सीधा। कब हुई मीटिंग आपकी? सुबह ही ऐसे ही, जब ये लोग हमसे बदतमीजी करने लगे ना, मतलब मैडम लोग, तब तो हम लोग आपस में ही 3-4 लोगों ने बात की कि हम अंदर नहीं जाएंगे। ऐसे जब हम 3-4 लोग खड़े हो गए तो फिर सारे खड़े हो गए वहाँ पे कि हम अंदर नहीं जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी लोग हो गए वहाँ पे, ठीक है। जब काफ़ी लोग हो गए तो मतलब क्या हुआ, जो अंदर की मैडम है, इन्होंने पुलिस वालों को बुला दिया, ठीक है। तो उन्होंने ना हमारी बातें सुनी, सीधा आके अंदर आज किया हम पे। नहीं, कह रहे कि उस समय मेड जा रही थी और बाहर खींचा गया मेड को, इसलिए क्योंकि जब अंदर जब हम लोग काम करते हैं, एक तो ये लोग अंदर ले जाके मारते वारते जो भी है, ठीक है। ये तो बड़ा आरोप लगा रही हैं। हाँ, तो हमें पता है, हम इसलिए लगा रहे हैं, टॉर्चर करते हैं अच्छा खासा ये लोग। नहीं तो अभी मेड्स को खींचा किसने? खींचा इसलिए क्योंकि जो 1-2 थी। आप मान रही है ना? खींचा इसलिए खींचा, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैडम लोग जबरदस्ती मेड को पकड़ के ले जा रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी उनके साथ, तो इसलिए हम लोगों ने खींचा, जो नहीं जाना चाहती थी उनको। और नहीं, मतलब काफी जाने वाली 3 नंबर गेट से गई हैं और जाने वाली गई भी हैं, तो हमने खींचा उनको जो नहीं जाना चाहती थी, सबको नहीं खींचा हमने। कह रहे धमकाया भी गया कि अब कोई जाएगा तो देख लेंगे। नहीं, तो ऐसे तो मैडम ने भी बोला कि अभी हम पुलिस को बुलाएंगे, तुमको थाने में डलवा देंगे। अमित, अगर ये कह रही है कि इनके साथ वहां पर टॉर्चर करता, मान लीजिए कोई फ्लैट ओनर इनके साथ कुछ ऐसा कर रहा है, तो इन लोगों ने पहले पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? आज ही सारे लोग यहाँ पर जुटे और पत्थर पुलिस में ये क्यों बरसाने लगे? पुलिस में हम जब भी कभी हमारे साथ छोटा मोटा कभी भी हादसा हुआ है तो हम पुलिस में, हमारी कोई नहीं सुनता कभी भी। मान लो ये चोरी का इल्जाम, तो इसलिए आज ये प्लान कर लिया क्या? नहीं, प्लान वालान कुछ नहीं है। जो हमारे साथ ये लोग इतने सालों से करके आ रहे ना, और कभी कभी। ठीक है अमित, मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपके साथ जो लोग हैं वहां पर, आपके साथ जो लोग हैं, इनसे पूछिए कि इन लोगों को यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करना है, इसकी जानकारी इनको कैसे मिली? किसी ग्रुप के जरिए मिली, व्हाट्सएप के जरिए मिली, या किसी ने कॉल किया, किन्हें इन्हें बुलाया? बिल्कुल, यहाँ पर काम करने वाली कुछ मेट्स हमारे साथ है। ये बताइए, आज सुबह जिस तरीके से यहाँ पत्थरबाजी हुई है, जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है, आपको कोई जानकारी मिली थी? और ये सारी जो मेट्स थी यहाँ पर आई थी, आपने वीडियो भी देखा होगा, वो उनको पहचाना भी है आपने। क्या आज कोई पहले से प्री प्लान था कि यहाँ पर आके आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, या अचानक एकाएक हो गया कल का पूरा मंजर देखकर? ये तो आज ही हुआ है, कल तो कुछ नहीं था। कल मैं भी काम पर से आई थी, कल 8 बजे गई हूँ तब कुछ नहीं था। आज जब 9 बजे आई हूँ तो पूरा यहाँ पत्थर उत्थर चल रहा था। मैं वहीं से, पुलिस वाले भगाए तो मैं वहीं से भाग के चली गई थी। तो यहाँ पर आज हो रहा था कि तनख्वाह कम है, पैसा कम मिलता है, टॉर्चर करते हैं, क्या वजह है कि यहाँ पर क्या सोसाइटी वाले परेशान करते हैं? कंपनियों में ये सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। कंपनियों में जैसे टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं, कम पैसे दे रहे हैं, पर यहाँ जैसे हम लोगों का काम है उसी हिसाब से पैसे भी हैं।
ये देखिए यहाँ पर आपको जो तनख्वाह मिलती है उसी को बढ़ाने के लिए प्रमोद मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, ये बड़ा सवाल है कि कल जो बवाल हुआ मजदूरों का सड़क पर, उसकी आंच यहां पर मेड तक क्यों आ गई? मैं पंखुड़ी पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। ये हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां पर जो मेड है उनसे बात कर रहे हैं। 2 जगह मेड कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको पता नहीं लोग कहां से आ गए। जो कल सड़कों पर हुआ उसके बाद 21% न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई, फिर आज ये बवाल क्यों हुआ? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 2 दिन से जो हमने नोएडा में देखा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि स्थिति बनी कैसे। ये जो फैक्ट्री वर्कर्स का, मूल रूप से ये फैक्ट्री वर्कर्स का आंदोलन था और ये आंदोलन 1 या 2 दिन से नहीं चल रहा। कई दिन से अलग अलग फैक्ट्रियों के बाहर अंदर ये लोग बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल इसमें पूछा जाना चाहिए सरकार से और प्रशासन से कि आज जो आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हमने न्यूनतम जो वेजेस है ये बढ़ा दी है हमने, इसमें इतना समय क्यों लगा? जब इतने दिनों से इस तरह का प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और नोएडा वो शहर है जहां लाखों की तादाद में फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं। ये एक कमिश्नरेट है, यहाँ पर प्रत्युष जी कमिश्नर बैठती हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और दर्जनों आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे पोस्टेड हैं। यहाँ पे टोटल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। एलआईयू को, पुलिस प्रशासन को, किसी अधिकारी को, किसी को भी नहीं पता चला कि इतने दिनों से ये लोग जो यहाँ मांगे अपनी इन लोगों ने रखी है, ये लोग उग्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फेलियर प्रशासन का था। दूसरी बात, जब ये आज आपने इनकी मांगे मान ली, आज आपने ये मान लिया कि इन लोगों को जो मजदूरी मिल रही थी ये बहुत कम थी, आसपास के जो प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा, सबसे कम मजदूरी यहाँ पे मिल रही थी, तो आपको इतना समय क्यों लगा? ये मांगे क्या 2 दिन पहले जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तब नहीं मांगी जा सकती थी? क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त थे, दूसरे प्रदेशों में वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे से बाकी सरकार भी सो रही थी, पूरा प्रशासन सो रहा था, किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा बवाल हो गया। तो सबसे बड़ा जो आज सवाल है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि देखिए, न्यूनतम वेतन मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कल जब सहमति बन गई, 21% की बढ़ोतरी कर दी गई, उसके बाद आज मेड का वहां पर बवाल करना, यह आपको क्या बता रहा है? क्योंकि आप ही की सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे तो पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, बाहरी तत्व का हाथ हो सकता है। अगर हाथ है तो फिर लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पता चला? मेरी सभी को राम राम। और इस चैनल पर बैठकर आप देखिए विपक्ष जो है किस प्रकार का भ्रम और झूठ फैला रहा है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और समझने वाले समझ गए और जो नहीं समझ रहे हैं वो शायद जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी सरकार के मंत्री जी ने ये बोला कि ये बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। यहाँ पुलिस कमिश्नर ने बोला कि ऐसे तत्व हैं जो कि श्रमिक नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। मेरी स्वयं बात हुई है प्रत्युष जी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से कि क्या हुआ, कह रहे हैं कि हमारे मजदूर इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, एक बातचीत चल रही थी फ्राइडे नाइट यानी शुक्रवार की रात से ये बातचीत हो रही थी कि जिस प्रकार से हरियाणा में इजाफा हुआ है वेजेस का वो हमें भी चाहिए। तो वो उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में आपस में बात हो रही थी और शांतिपूर्ण बात हो रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर उनके मजदूर तो उनके श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग आए जिन्होंने पथराव किया, तोड़फोड़ करी। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि किसी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है? कोई विरोधी इसमें शामिल है? बिल्कुल है। मैंने कहा ना, आपके चैनल पर पैनल में बैठी हुई जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, पाठ पढ़ा रही हैं, ठीक है। पहले ये समाजवादी पार्टी में थी, अब कांग्रेस में है। इनसे पूछना चाहिए कि जब जब आपकी सरकारें रही हैं बहन, ये बता दे आपने मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या किया? आप लोग तो नोएडा आना पसंद नहीं करते थे, नोएडा को पनौती मानते थे। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अनेक बार नोएडा आए हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश की कोई फाइनेंस कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का कोई अगर इंडस्ट्रियल ब्रांड एम्बेसडर है,
तो वो नोएडा है। और ये कह रहे इतना समय लगा दिया, मैं कहती हूँ रिकॉर्ड नहीं किया है, 24 घंटे में त्वरित फैसला लिया गया है इजाफे का। और आपने देखा होगा कि आईबीसी ने कहा है कि एक एक करके बोले तब आवाज आ पाएगी। अनिला जी, पंकुरी जी, आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे तब आवाज आएगी, वरना दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा पाएगी। मैं तो उत्तर दे रही हूँ, बीच में ये बोल रहा है। पंकुरी जी, आप काउंटर कर लीजिएगा। पंकुरी जी, आप काउंटर कर लीजिएगा। पहले अनिला जी को बोलने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। पंकुरी जी, एक साथ दोनों की आवाज नहीं जा पाएगी, दर्शकों को समझ नहीं आएगी। कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना। तो जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं वो चिल्लाते जाता है। तर्क के साथ बात करिए, मैं तर्क और तथ्य दोनों दे रही हूँ। ये तो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, 24 घंटे के अंदर फैसला हुआ है। और हम तो श्रमिकों को विश्वकर्मा मानते हैं, हम तो श्रमिकों में देव भाव यानी ब्रह्मदेव को देखते हैं। परंतु हम जानते हैं कि बहुत सारे असुर जो है ना, वो भाग भंगिमा बदल कर भी आ जाते हैं और सीता का हरण कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी असुर शक्तियां हैं जिन्होंने नोएडा का माहौल बिगाड़ा है, वो बहुत जल्द जो है पकड़ी जाएंगी। एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले जो एक ऑडियो काफी वायरल है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुलिस वाले पर हमला करो, मिर्ची पाउडर लेकर चलो, ये इंगित कर रही है कि ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था। मैं ऑडियो एक बार सुनाना चाहूंगा। ठीक है, हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं, ठीक है, तो जल्दी से जाने की कृपा करें, ठीक है। ऋतुराज झा जी, अब ये पुलिस ही बता रही है कि ये सारे ऑडियोज हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डंडे से काम नहीं चलेगा, मिर्ची पाउडर लेकर चलो। और अभी हमारे संवाददाता जहां पर मौजूद थे, वहां पर कई मेड से उन्होंने बात किया जो कि वहां पर काम कर रही हैं। वो कह रही है हमें नहीं मालूम, हम तो काम कर रहे हैं और हमारी तनख्वाह हर साल बढ़ जाती है। फिर सवाल यह है कि जब बात कल हो चुकी थी तो फिर आज ये बवाल आपको लगता नहीं कि इसके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर की तलाश में हैं? प्रत्युष जी, हिंसा की जांच होनी चाहिए, हिंसा के वजहों की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में मिनिमम वेज 20,000 रुपया मिनिमम करके गए, और बगल में नोएडा है जहां पर 11,000 रुपया 12,000 रुपया मिल रहा है। आप सोचो क्या अंतर है इनका। आप डिमांड देखो कि आज मैं बहुत सारे पत्रकारों की जो जमीन पे जाके पत्रकारिता कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 500 रुपए किलो गैस मिल रहा है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, 5,000 रुपया किराया देने को होता है। और ऊपर से सरकार के पार्ट पे सबसे बड़ी गलती यह है कि आप एक तरफ मिनिमम वेज नहीं बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ जो मिनिमम वेज है उसको भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हो। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। और जब आप कॉर्पोरेट के लिए पीएमओ में कॉर्पोरेट डेस्क बना सकते हो ताकि किसी भी कॉर्पोरेट को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज पे उसका समाधान कर देते हो। आज यहां पर नोएडा में जो कि फाइनेंशियल कैपिटल बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात मानने वाला कोई नहीं है। ऊपर से आप उसको हर चीज को पाकिस्तान से कनेक्शन बता देते हो। यह बहुत ही शर्म की बात है। इमीडिएटली जो है उनको दिल्ली के बराबर कम से कम मिनिमम वेज करना चाहिए, यही वो मांग कर रहे हैं। वो महंगाई से लड़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल वहां के बहुत खराब है, सरकारी अस्पताल बहुत खराब है, बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे वो लोग, मजबूर हो गए और इसीलिए वो लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं एक बात कहता हूं, किसी भी हिंसक प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम उन मजदूरों की बात तो सरकार को करनी चाहिए, बात तो सुननी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करना यह लोकतांत्रिक अधिकार है, यह अधिकार मिला हुआ है, हर किसी को मिला हुआ है, हमें आपको सबको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन सर उस प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा का अधिकार ना आपको है ना मुझे है ना किसी और को है। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो फिर कानून सम्मत कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मैं कह रहा हूं कि हिंसा का जांच होना चाहिए। हाँ। और जो हिंसा कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं सर्वेश पाठक जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के। सर्वेश पाठक जी फेर सकते हैं। मजदूरी को लेकर, वेतनमान को लेकर, मानदेय को लेकर हमने इस देश में अनगिनत प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर 45,000 से ज्यादा अचानक से सड़क पर लोग उतर जाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस टीम पर अटैक करते हैं और एक कार कंपनी की वर्कशॉप के बाहर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। ऑडियो में मैसेज वायरल होता है कि मिर्ची पाउडर लेकर के आओ, पुलिस पर अटैक करना है। बात यहां पर बन जाती है, सरकार 21% बढ़ोतरी कर देती है
न्यूनतम मजदूरी में, उसके बाद भी ये होता है तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी अच्छाई से वो कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में शिवसेना की सरकार थी, कोविड काल था, और इसी तरीके से प्री प्लान के तहत मुंबई स्टेशन पे बहुत भारी संख्या में श्रमिक जुटे हुए थे, जिसपे ओवरब्रिज टूटने जैसी स्थिति आ गई थी। उस टाइम पे हम लोगों ने संपर्क बना करके श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किए थे। ये ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, हमारे बीच में आते हैं और हमारा उसका दुरुपयोग करते हैं। हुआ क्या था उस दिन कि हमारे कर्मचारी एक तरीके से यूनाइट होकर के, जो उनको कुछ कोई समस्या थी वो चर्चा कर रहे थे, इसमें कुछ उपद्रवी आकर के पथराव और जैसी स्थिति पैदा किए। जब भयावह स्थिति हुई तो वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उनको ऐसा लगा कि मतलब ये जो आप बता रहे हैं मिर्ची पाउडर लेके चलो, ये वो लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने प्री प्लान के तहत भीड़ का फायदा उठाया है, और भीड़ का फायदा उठा करके हमारे भोले भाले श्रमिकों कर्मचारियों को फंसाने का काम किया है। मैं आपको बता, तो मतलब आप मान रहे हैं सर्वेश जी आप मान रहे हैं कि इस भीड़ के अंदर कई बाहरी लोग थे? इस भीड़ के अंदर कई बाहरी लोग थे? बिल्कुल बाहरी थे, बिल्कुल बाहरी थे। पंखुड़ी जी, क्या आप सहमत हैं? पंखुड़ी जी, क्या ये पूर्णतया, पंखुड़ी जी, क्या ये पूर्णतया मजदूरों का, श्रमिकों का ये आंदोलन था या प्रोटेस्ट था? क्योंकि ये देखिए कर्मचारी संघ से हैं, ये कह रहे इसमें कुछ बाहरी लोग शामिल थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। इसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना चाहिए। अगर कोई भारी तत्व थे तो कैसे आए? दिल्ली से सटे नोएडा, पंखुड़ी जी को, सर्वेश जी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। नोएडा में कोई भारी तत्व आकर इतनी अराजकता फैला गए तो ये किसका फेलियर काम किया था? ये लोग वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मुंबई में श्रमिकों को निकालने का घर से काम किए थे कोविड काल में, और अफरा तफरी मच गई थी और उनको समझाकर घरों तक भेजा गया था। अंत में मुंबई पुलिस ने जांच करके ऐसे उपद्रवियों पर भी कार्रवाई की थी। आज वही होने जा रहा है, और जितने उपद्रवी हैं कोई बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, पंखुड़ी जी, सवाल है क्या ये पूरी तरीके से पूर्णतया श्रमिकों का प्रोटेस्ट था या बाहरी लोग भी थे? बाहरी लोगों ने हिंसा बाहरी लोग थे जो उपद्रव। सर्वेश जी, पंखुड़ी जी को बोलने दीजिए। सर्वेश जी, पंखुड़ी जी को बोलने दीजिए, दोनों को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। पंखुड़ी जी करता है वो पुलिस, ठीक है। सर्वेश जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनको अपनी बात पूरी करने दे, उनको अपनी बात पूरी करने दे। दोनों की आवाज एक साथ नहीं जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अब बोलने ही नहीं दे रहे, पता नहीं ये महाशय क्या चाह रहे हैं। देखिए, अगर दूसरे प्रदेश में बैठकर कोई ये कह रहा है कि बाहरी तत्वों ने आके दिल्ली राजधानी से सटे हुए नोएडा में इस तरह की अराजकता फैला दी, तो अगर इनको ये इंटेलिजेंस थी तो इनको ये शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की बात अभी तक किसी तरह से औपचारिक रूप से तो सामने आई नहीं है। और अगर इस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो इसमें जो अधिकारी इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदार है, सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे बोलने की एक सेकंड सर्वेश जी एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सर्वेश जी, उनके लिए एक अलग पूरी डिबेट रख दीजिए। सर्वेश जी एक सेकंड। सर्वेश जी, पंखुड़ी पाठक को अपनी बात रखने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा उसके बाद। आप इनको या तो म्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। नहीं, अभी वो चुप हो गया, बोल रहे हैं। सबसे पहले जो हम ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ये बहुत गलत हम लोगों की बात है। आज जो वीडियो सामने आई है, जो रिपोर्टर से जाके बात करिए, आप मुझे एक बात बताइए कि नोएडा जैसे शहर में किसी से भी ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि 10,000 रुपए में, 11,000 रुपए में वो अपना घर भी चला ले, बच्चे भी पाल ले, किराया भी दे दे, बिजली का बिल भी दे दे और 5,000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद ले। प्रत्युष जी, आपके ही चैनल ने वो तस्वीरें जरूर दिखाई होंगी। नोएडा के लोग, यही श्रमिक कह रहे थे कि 7 दिन से हम लाइन में लगे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। तो ऐसे हालात, हमने दोनों तस्वीर दिखाई है पंखुड़ी जी, हमने दोनों तस्वीर दिखाई है कि जहां पर कुछ लोगों का कहना था कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लाइन लगी है, और हमने वो तस्वीर भी दिखाई है जहां पर लोग कह रहे थे आसानी से हमें सिलेंडर भी मिल रहा है। दोनों तस्वीर हमने दिखाई है। बिल्कुल, देखिए, कुछ लोगों को मिल रहा है सिलेंडर, कुछ लोगों को मिला, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी चाहता है। मतलब एक सेकंड, मैं अभिज्ञान सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिज्ञान सर, दो मूल सवाल है अभिज्ञान सर। क्या ये पूर्णतया मजदूरों का, श्रमिकों का ये प्रोटेस्ट था, या इसके पीछे किसी की प्लानिंग थी जो सामने आया? और दूसरा सवाल,
जो चल रहा है वो ये कि सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ, तो मतलब सिलेंडर बम यहां फूट गया? नहीं, अब मैं सबको बहुत आराम से सुन रहा था, सारे रिस्पेक्टेड प्रवक्ताओं को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। अब 2-3 चीजें मैं बहुत क्लैरिटी से हमेशा की तरह तथ्यों के साथ रखना चाहूंगा। पहली चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेलिजेंस अलर्ट नहीं था, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम विरोधों का इतिहास गवाह है, जहां पर विरोध जो कि हिंसक नहीं होने चाहिए उनको हिंसक तब्दील करने में कुछ तथ्य उसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के सारे सिस्टम चलाने वाले लोग इस बात को जानते हैं। तो इंटेलिजेंस अलर्ट की तो डेफिनेटली कमी थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ये प्रेसिपिटेट क्यों हुआ, सॉरी अंग्रेजी में कह रहा हूं, माफी, ये उबाल पर क्यों आया, जबकि ये सरकार की तरफ से और सिस्टम की तरफ से आपको अश्योरेंस हो गया था कि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो बजाय इसके कि उसको आप मान लें और उसके बाद आगे बढ़े, ये बवाल के रूप में क्यों तब्दील हो गया? ठीक है, क्या कोई बिहेवियर था, पुराना बर्ताव मालिकों का, वो सरकार के निर्देश के बावजूद सही नहीं था? ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा जो मौजूदा राजकीय सरकार को इस पर काम करना होगा, क्योंकि अगर उनकी रिलेशनशिप अपने श्रमिकों के साथ अच्छी नहीं थी पास्ट में, तो सरकार की घोषणाओं का, अच्छी घोषणाएं भी सरकार की कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि फिर वो पूरी नहीं की जाएंगी, और अगर वो नहीं पूरी की जाएंगी तो प्रोटेस्ट होगा। तो ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तीसरा पॉइंट जो आपने कहा सिलेंडर से जुड़ा हुआ, अब देखिए सिलेंडर की जो स्थिति, जो मैं आपके चैनल की रिपोर्टिंग पे जाऊंगा इस वक्त, और किसी चैनल पर नहीं या किसी डिजिटल पर नहीं, क्योंकि आपके चैनल पर मौजूद हूं। आपने दोनों पक्ष दिखाया कि सिलेंडर की कमी भी है, आपने ये भी दिखाया कि सिलेंडर आराम से मिल रहा है। अब इसको डायरेक्टली सिलेंडर से जोड़ना मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ पा रहा है, हाँ गरीब को किल्लत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसकी सहायता, उसकी मदद होना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि सिलेंडर की कमी हो गई, तो ये बात मेरे थोड़ा नहीं गले उतर रही है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट अश्योरेंस के बाद उबाल पर आया है, जो सवाल मुझे परेशान कर रहा है। और इसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट ही ढूंढ कर देगी कि अगर अश्योरेंस थी तो उसके बाद क्यों ये लोग माने नहीं उस अश्योरेंस को, उनके मन में क्यों शंका रह गई, और ये क्यों किसी हिंसक उबाल की स्थिति में आ गया। मैं इसका जवाब यहां पर पैनल में बैठे बिल्कुल मैं नहीं दे सकते। मैं कांगो सर के पास जाना चाहूंगा। कांगो सर, कई प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए होंगे। जब यहां पर बातचीत हो गई, आदेश आ गया कि 1 अप्रैल से ये न्यूनतम दर ये प्रभावी होगी, उसके बाद ये हंगामा, ये बवाल, सर ये प्रोटेस्ट फिर क्या है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ नोएडा में हुआ ये बोलना गलत है। गुड़गांव में हुआ, नोएडा में हुआ, मोहाली में हुआ, पानीपत में हुआ, सूरत में हुआ, सब जगह पर ये हंगामा चल रहा है। और यहां पर कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है। तो ट्रेड यूनियन का होना कितना जरूरी है इसके ऊपर से समझ में आता है कि यूनियन अगर होगी तो इस तरह से बवाल नहीं होता है, क्योंकि यूनियन मालिकों से बात करती है और मालिक और सरकार के बीच में बातचीत होकर कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। तो यूनियन के खिलाफ आजकल का जो माहौल है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा सवाल यह है कि 5-5 साल तक मिनिमम वेज रिवाइज नहीं होता है, ये किसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। गुड़गांव में 6 साल तक मिनिमम वेज रिवीजन नहीं था, उसके लिए मानेसर में गड़बड़ हुई। नोएडा में 4 साल से नहीं था, और अभी भी जो हुआ है वो दिल्ली के जितना नहीं हुआ है। तो ये हंगामा होने वाला है कि दिल्ली में अगर 20,000 मिलते हैं तो दिल्ली और नोएडा में क्या फर्क है? नोएडा में 12,000 और दिल्ली में 20,000, ये तो नहीं चल सकता। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मजदूर आंदोलन, मजदूरों का ये अनुभव है कि बिन लड़े कुछ नहीं मिलता, उसके लिए लड़ाई होने वाली है। और लड़ाई मजबूती से होने के लिए नहीं सर, वो ठीक है कि बिन लड़े कुछ नहीं मिलता सर, लेकिन उस लड़ाई का मतलब ये तो नहीं है ना सर कि सड़क पर आकर के गाड़ियों को आके हवाले कर देंगे, सड़क पर तोड़फोड़ करेंगे, पत्थर बरसाएंगे, क्योंकि उनकी तरह बाकी लोग भी हैं जो घंटों जाम में फंसे रहे।
देखिए, मैं ये समझता हूं कि मजदूर आंदोलन के वक्त कोई किसका कैसा फायदा उठाएगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन आंदोलन किए बगैर मजदूरों को कुछ नहीं मिलता। ये मजदूर अभी आप ही ने कहा सर कि मजदूर आंदोलन का कौन कैसे फायदा उठाएगा, कौन कैसे फायदा उठाएगा, यानी आप भी इस बात को मान रहे हैं कि कई लोग इसमें शामिल होंगे जो कि फायदा उठाने के लिए यहां पर आए होंगे। तभी जब बातचीत बन गई तो उसके बाद नेक्स्ट डे इन लोगों ने बवाल किया। ये सरकार का काम है ना, क्यों मिनिमम वेज के लिए मजदूरों को लड़ाई करने लगाते हो? हर साल मिनिमम वेज। मैं अनिला सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, उनका मैं बयान सुनाना चाहूंगा जो कह रहे हैं इसमें बाहरी तत्व कहां था। प्लीज प्ले करें अनिल राजभर जी का बयान। अरे जब जो नोएडा में हुआ है उसमें किसी बड़ी और गहरी साजिश की बू आ रही है। 4 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना, 2 मेरठ और 2 नोएडा, और जो प्रथम चरण की जांच हमारी एजेंसियों ने किया है, इन आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं, उनके बताए गए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं। अभी जांच आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा कोई भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अनिला जी, मतलब पाकिस्तानी हैंडलर, तो फिर LIU IB सो रही थी क्या? बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। अगर सो रही होती तो आपको लगता है कि आतंकवादी पकड़े जाते? देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार श्रमिकों को इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी मानती है। ठीक है, हमारे लिए वो देवतुल्य हैं क्योंकि वो रचयिता है, परंतु अराजकता करने वाले या फिर इनके ऐसे सरपंच जो पूरा प्रपंच कर रहे हैं बैठकर, हम उनके साथ नहीं है। उनको तो अगर अनिला जी अगर LIU अलर्ट रहती, पहले से अलर्ट दे दिया होता, तो कल जो हंगामा हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ हुई, और आज जो हुआ वो कम से कम नहीं होता। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि भाग भंगिमा बदल कर भी लोग आ जाते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से नोएडा की पुलिस प्रशासन ने हर चीज को कंट्रोल में किया, वो प्रशंसनीय है। आप यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, आपको भी प्रत्युष जी याद होगा, पता होगा कि मुंबई मिल हड़ताल में किस प्रकार से लाखों लाख मजदूर जो है वो बेकार हो गया था, सड़क पर आ गया था। किस प्रकार से जब हरियाणा में और केंद्र में इन्हीं की सरकार थी, मारुति सुजुकी का जो एक एक टकराव हुआ था और उसमें किस प्रकार की हिंसा हुई थी, सबको पता है। अरे इनके टाइम तो PF का पैसा निकालना जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती थी। समाजवादी पार्टी के समय तो गुंडा टैक्स वसूला जाता था नोएडा में। यहाँ पे अपहरण और वसूली का उद्योग चल रहा था। यहाँ तो इंडस्ट्रीज में ताले लग रहे थे। आज जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हब बन चुका है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, गारमेंट का, ये हब बन चुका है। किसको परेशानी हो रही है? जब आपको लगता है कि मजदूर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है, तो किसको परेशानी हो रही है? मतलब अनिला जी, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का, यानी कि विदेशी ताकतों का हाथ है, और यहाँ के भी आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं यहाँ के भी आपके विरोधी शामिल है। पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है, मैं उसमें ये तो आप ही के मंत्री ने कहा। वो तो जो जांच होगी उसमें पता चल जाएगा, उनका भी हाथ हो सकता है। इसमें ये क्लियर हो जाए कि इसमें आपकी अपोजिशन शामिल है या पाकिस्तानी हैंडलर शामिल है। नहीं, मैं देखिए, कोई विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है या नहीं है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, परंतु जो इस वक्त सरपंच बनकर पंखुड़ी जी, मतलब इस मजदूरों के इस प्रोटेस्ट को चिंगारी देने का काम अपोजिशन पार्टी ने किया। प्रत्युष जी, अभी तो इनके मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा है नक्सलियों का हाथ है, कोई कह रहा है विपक्ष का हाथ है। देखिए, पहले भी जब कभी भी आंदोलन होते थे, चाहे छात्रों के होते थे, चाहे मजदूरों के होते थे, तो पहले की सरकारें अपनी गलती समझ के सुधार करती थी। आज की सरकार क्या करती है? जैसे ही उनकी विफलता सामने आती है, अरे चीन ने करवा दिया, पाकिस्तान ने करा दिया, विदेशी ताकतों ने करा दिया, NGO ने करा दिया, कभी भी ये अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए में 12 घंटे उससे नौकरी कराई जा रही हो, उसको पानी पीने तक की अनुमति नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो वहां पे मजदूर हैं उनकी वीडियोस आई हैं
कि हमें बिना स्टूल के हम 12 घंटे खड़े होके मजदूरी करते हैं, 8 घंटे की जगह हमसे 12 घंटे काम कराया जाता है, ओवर टाइम हमें नहीं दिया जाता है। महिलाएं ये कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को, हमें जो रोज दवाई देनी है हम एक एक दिन छोड़ के दवाई देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है दवाई देने के, पानी पीने की हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती। जहां ऐसी एक्सप्लॉयटेशन में ये लोग काम कर रहे हो, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जरूरत है इन लोगों को भड़काने के लिए? कभी भी किसी भी जगह का, किसी भी देश का, किसी भी शहर का विकास किसी के एक्सप्लॉयटेशन पे बेस नहीं हो सकता, किसी की प्रताड़ना पे आधारित नहीं हो सकता। तो आज ये कह देना कि पाकिस्तान ने करवाया, और अगर पाकिस्तान ने करवाया तो आप उन सभी अधिकारियों को, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को, सभी लोगों पे आप कार्रवाई करेंगे। पूर्व डीसीपी एलन राव सर भी जुड़े हुए हैं। लोगों पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान, एलन राव सर, अनिला जी ने कहा कि हाँ ये वो बात मान रही हैं कि इसमें कहीं तो कुछ चूक रही है जो पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया। क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने ये नहीं कहा। अनिला जी, प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स। अनिला जी, अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा, मेरा सवाल यही था कि एलआईयू से कहीं चूक हुई है। मैंने कहा नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ओके, ठीक है, चलिए। मैं एलन राव जी जी, क्या आप इंटेलिजेंस को बिल्कुल पता नहीं रहा होगा कि यहां पर इतना बड़ा बवाल होने वाला है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है नोएडा की, जिसमें काफी लोग इंजर्ड भी हो गए हैं, बहुत प्रॉपर्टी को नुकसान भी हो गया है। इन सब चीजों को, तथ्यों को देखते हुए मैं समझता हूं जब ये इंसिडेंट वहां पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था, उसके बाद से जहां जहां जितने इंडस्ट्रियल हब्स हैं हमारे देश में, उन सभी जगह पर इंटेलिजेंस इनपुट को बढ़ा दिया चाहिए था। और ये जो अभी जो बातें आ रही, कहीं न कहीं कोई विपक्ष वाले या कोई असामाजिक तत्व जाकर इसमें गड़बड़ की है। और मुझे ज्यादा यही लग रहा है कि असामाजिक तत्वों ने इस बात का मौके का फायदा उठाया है। जैसे अभिज्ञान प्रकाश जी ने भी प्रकाश डाला इसके ऊपर। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को चुस्त और दुरुस्त करे, और ऐसे जो लोग हैं जो कि ऐसी गड़बड़ी फैलाने का मौके का तलाशी में रहते हैं, उनको पहले से ही राउंड अप करके रखें। और ये एक बड़ा सिस्टम अच्छा है एलआईयू का भी, जैसे दिल्ली में स्पेशल ब्रांच का है, वो सभी इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में पहले से खबर रखते हैं, और पता लगता है कौन आदमी शरारती हो सकता है, कौन क्या क्या शरारत कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग का पहले से पता लग जाता है। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनकी भी एक ये पुलिस ने कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे लोग देखना है कि इसमें कितने बाहरी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, कितने लोगों का नाम इसमें सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।